नमस्कार बच्चों। इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने कूलम्ब फोर्स के बारे में पढ़ा था। वहां पे अपन ने देखा था किस प्रकार से कूलम्ब फोर्स कभी कभार थोड़े समय के लिए इनवैलिड भी हो सकता है। वहां पे अपन ने फील्ड की बात की थी जब आपने एग्जाम्पल लिया था, और वहां पे आपने देखा था कि 1 साल के ड्यूरेशन तक कूलम्ब फोर्स फॉलो नहीं हो रहा था। फिर वहां से आपने डिफाइन किया था कि प्रत्येक चार्ज पार्टिकल अपना फील्ड जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो हेडिंग डालिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो भी आप इसे बोलना चाहे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, इसे आप किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, आइए समझते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझा दिया था किस प्रकार से स्टैटिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। आइए आगे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो देखते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप डिफाइन करते हैं, लिमिट Q नोड टेंस टू 0 F वेक्टर अपॉन Q नोट, कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पे लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 इसलिए लगाए हैं क्योंकि जिस चार्ज पार्टिकल पे आप फोर्स देखते हैं उसकी वैल्यू वेरी स्मॉल होती है, तो आप कह सकते हैं टेंस टू 0। तो आइए लिखते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इज defined as electric field is defined as the force per unit charge. That means E vector is equals to limit Q naught tends to 0 F vector upon Q naught. MTR लगा लीजिए, ठीक है, और नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से यहां पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं। लिख लिया होगा आपने। मान लेते हैं यहाँ पे सेवरल पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं और उनकी वजह से आपके किसी टेस्ट चार्ज क्यू नोड पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे फोर्स के थ्रू अपन फील्ड डिफाइन करेंगे। तो आइए बड़े ध्यान से देखते हैं। लिखते हैं यहाँ पे, इफ देयर आर several charges Q1, Q2, Q3 dot 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 Qn at position R1 vector, R2 vector dot 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 Rn vector from test charge Q नोट। तो इस प्रकार से सिचुएशन आपको दी हुई है, इस प्रकार से आपने टेस्ट चार्ज क्यू नोट कंसीडर कर लिया और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे आपने चार्ज पार्टिकल कंसीडर कर लिए। यहाँ पे आपने Q1 बोल दिया, इस प्रकार से Q2 हो गया, Q3 हो गया, और इस प्रकार से ये Qn हो गया। ओके, इसकी जो पोजीशन है
R1 वेक्टर डिफाइन है, इसकी जो पोजीशन है R2 वेक्टर डिफाइन है, इसकी जो पोजीशन है R3 वेक्टर डिफाइन है, इसकी जो पोजीशन होगी Rn वेक्टर डिफाइन होगी। इस प्रकार से आपने पोजीशन डिफाइन की हुई है। आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है क्यू नोट चार्ज पे, ठीक है। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें, आपने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का बारे में भी पढ़ा होगा। अगर आप बड़े ध्यान से यहाँ पे देखते हैं तो आप क्या पाते हैं, Q1 की वजह से कुलम फोर्स लगेगा, Q2 की वजह से Q नोट पे कुलम फोर्स लगेगा, Q3 की वजह से Q नोट पे कुलम फोर्स लगेगा, और Qn की वजह से Q नोट पे कुलम फोर्स लगेगा, ठीक है। देन total charge, then total charge on Q naught, then total charge on Q naught is equals to F vector is equals to F1 vector plus F2 vector plus F3 vector plus dot 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 plus Fn। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नॉर्मल मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ही आप लिखे तो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एज इट इज रखा। यहाँ पे चार्ज Q नोट है, यहाँ पे चार्ज Q नोट है, यहाँ पे Q1 है, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस R1 स्क्वायर है। तो आप इस प्रकार से लिखें Q नोट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q नोट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस Q नोट Q3 अपॉन R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। क्लियर? Q नोट सभी एक्सप्रेशन में दिखाई दे रहा है, बाहर निकाल लीजिए। F इज इक्वल्स टू Q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। कुछ इस प्रकार से आपने लिखा तो यहां पे आ जाएगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। क्लियर? इस प्रकार से आपने लिख दिया है। बच्चों अगर यहाँ पे सब एडिशन में लिखे हुए सम हो रहा है तो आप पूरी की पूरी टर्म को समेशन के साथ लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिखने का तरीका होता है। इन सब को एक साथ जोड़ के लिख देंगे कुछ इस प्रकार से, समेशन I बराबर 1 to n QI अपॉन RI स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n। ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। आपने शायद इक्वेशन नंबर 1 दे दिया था, चलो इसको नई इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बच्चों? आप जानते हैं सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q नॉट E वेक्टर। ऐसा आप जानते, ऐसा लिखा जा सकता है। फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखा जा सकता है। अगर आप अभी वेक्टर फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल मैग्नीट्यूड की बात करें, F इज इक्वल्स टू Q नॉट E लिखा जा सकता है। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं आप, तो क्या पाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसके इक्विवेलेंट होगी समेशन QI RI स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
देन ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे समेशन क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर। इस प्रकार से आपने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिफाइन कर दिया है। कुछ इस प्रकार से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है। आपके पास अगर एक ही पॉइंट चार्ज है, आपके पास कोई पॉइंट चार्ज क्यू है और इसकी वजह से आपको आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे फील्ड कैलकुलेट करना है, तो आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड आर के। दिस डायरेक्शन इज आर के फ्रॉम दिस पॉइंट। आप सोर्स चार्ज को ही ओरिजिन मान लेंगे और यहां से पॉइंट पी पे फील्ड डिफाइन कर देंगे, और जो आर की डायरेक्शन होगी उसमें यूनिट वेक्टर आपने आर कैप डिफाइन कर दिया है। आप इसको वेक्टर फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी दिक्कत आएगी। आप फेमिलियर हैं इन चीजों से, तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। इन वेक्टर फॉर्म की अगर अपन बात करते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई बराबर 1 टू n क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर, साथ में लिख देंगे आर के। कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। क्लियर है? इक्वेशन नंबर इसे आप 4 दे दीजिए। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। अब आप कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ये जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा है, ये आपने डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस जो कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर थे उनके लिए लिखा है। दैट मींस जो ये एक्सप्रेशन है ये डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम की वजह से फील्ड जनरेट हुआ उसके लिए एक्सप्रेशन है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सप्रेशन किस प्रकार से लिखा जाएगा उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। आइए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट a distance z above the midpoint between two equal charges a distance d apart as shown in figure। दो प्लस क्यू चार्जेज है आपके पास, और इन प्लस क्यू चार्जेज की वजह से जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी है। जेड डिस्टेंस अब जो मिड पॉइंट से डिफाइंड है, इस पॉइंट पी पर आपको फील्ड कैलकुलेट करना। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं बच्चों इसे। बड़े ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से इसे अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज है, एक मिनट। प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर फील्ड लगेगा कुछ इस प्रकार से। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर फील्ड लगे और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आर केप होगी। एक मिनट, माफ कीजिएगा। तो इस प्रकार से फील्ड डिफाइन होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर दिया यहाँ पे आपने, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? जिस चार्ज की वजह से आपको फील्ड कैलकुलेट करना है उस चार्ज को देखेंगे, और जिस पॉइंट पे आपको फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट को देखेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी
इस लाइन के अलोंग होगी। चार्ज और जिस पॉइंट पे आपको फील्ड कैलकुलेट करना है उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर चार्ज पॉजिटिव है दैट मींस डायरेक्शन प्लस आर कैप डायरेक्शन में होगी, मतलब इसी डायरेक्शन में होगी। अगर चार्ज नेगेटिव है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन चार्ज की ओर होगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। यहाँ पे आप क्या करते हैं, वेक्टर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को एनालिसिस करने के लिए आपको कंपोनेंट्स ब्रेक करने पड़ेंगे। तो आइए कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं बच्चों। ठीक है, ये एंगल आपको थीटा गिवन है, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, दैट मीन्स ये एंगल भी थीटा होगा। क्लियर है? यहां से अपन ऊपर की ओर बात करते हैं, जिसके कंपोनेंट एक तो इस डायरेक्शन में आएगा ई कोस थीटा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में आएगा ई कोस थीटा। और ऊपर वाली जो डायरेक्शन है इसमें जो कंपोनेंट्स आएंगे वो किस प्रकार से होंगे, 2e साइन थीटा, साइन थीटा इस ई साइन थीटा इस चार्ज की वजह से कंपोनेंट आया, और ई साइन थीटा इस चार्ज की वजह से कंपोनेंट आया। कुछ इस प्रकार से आपका चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। देन आप डायग्राम को देख के कह सकते हैं, देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ई आर से रिप्रेजेंट कर दीजिए और वेक्टर फॉर्म को साथ के साथ लिखिए। ई आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2e साइन थीटा के, 2e साइन थीटा के इक्वल होगी। साथ ही साथ इस डायरेक्शन को जेड केप बोल देते हैं आप, तो यहाँ पे आप जेड केप लिखेंगे। ओके, ये आपने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया। वी नो दैट, वी नो दैट फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू चार्ज की वजह से आपको फील्ड कैलकुलेट करना है। देन E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में 1/r² लिखा जाएगा। आर चार्ज से जिस पॉइंट पे आपको फील्ड कैलकुलेट करना है वो डिस्टेंस होती है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस d है, तो ये डिस्टेंस d/2 होगी। यहां से यहां तक की, और ये जेड दी हुई है तो अंडर रूट z² प्लस d² अपॉन 4 कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/z² प्लस d² अपॉन 4, इस प्रकार से लिख दी जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट कर लिया 8 पॉइंट पी पे, और सेम इसकी तरह से भी सेम ही आएगा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत चार्जेज की वजह से पॉइंट पी पर सेम ही होगा। अब आपको वैल्यू लिखनी है साइन थीटा की। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है, जेड है, जेड अपॉन z² प्लस d²अपॉन 4 पावर 1/2 वैल्यू पुटअप कर देंगे। देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर बराबर, यहां पे लिख दीजिए वैल्यू 2, ई की वैल्यू लिख दीजिए q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने लिख दी, साथ में z² प्लस d²
इस प्रकार पावर अपॉन 4 है यहाँ पे, और पावर 1/2 थी, स्क्वायर था तो कैंसिल हो गई। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे जेड लिख दीजिए, नीचे जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 पावर 1/2। ठीक है, देन ई आर इज इक्वल्स टू, जब बेस इक्वल होता है पावर ऐड हो जाती है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आप जानते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे लिख दीजिए 2 QZ अपॉन जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 पावर 3/2। कुछ इस प्रकार से आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लिखेंगे। इस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया। उतार लीजिए बच्चों। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन की जा सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब दो अपोजिट चार्जेस होते हैं, जब दो अपोजिट चार्ज होंगे, ये आपको घर से करके लाना, ये आपके लिए होमवर्क होगा। चलो करा देंगे उसे भी। तो दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो जेड डायरेक्शन में लग रहा है। इस डायरेक्शन को आप जेड डायरेक्शन बोल देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पे आपको माइनस क्यू चार्ज गिवन है। दोनों के बिटवीन डिस्टेंस आपको डी गिवन है। तो मिड पॉइंट से जेड डिस्टेंस अब आपको फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, पिछली बार डायग्राम बिगड़ गया था, यहाँ पे तो अलग से बना लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, that is plus q charge and that is minus q charge, and the distance d between them. Okay, the midpoint is represented by O, and you have to calculate the field at point P. Okay, प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी यहाँ पे फील्ड लगेगा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी पॉइंट पी पे फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा यहाँ पे। तो आइए डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो फील्ड लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, जबकि यहाँ पे फील्ड जो लगेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, प्लस क्यू चार्ज से अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है उससे किसी पॉइंट पे आपको फील्ड कैलकुलेट करना है, तो प्लस क्यू चार्ज से बाहर की ओर फील्ड लगेगा, दूर की ओर फील्ड लगेगा, अवे फ्रॉम दिस चार्ज। और जब यहाँ पे आप बात करेंगे माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो माइनस क्यू चार्ज की ओर ही फील्ड होगा, टुवर्ड दी माइनस क्यू चार्ज, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस प्रकार होगी। ये डी है, ये डिस्टेंस आपकी जेड है, तो ये d/2 होगी, ये d/2 होगी। दिस इज द एंगल थीटा एंड दिस इज द सेम एंगल थीटा। नो प्रॉब्लम।
आपको कंपोनेंट्स ब्रेक करने हैं, ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब आप कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, इसको आप एक्स डायरेक्शन बोल दीजिए और इसको आप जेड डायरेक्शन बोल दीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स आप ब्रेक करेंगे तो इस डायरेक्शन में ई कोस थीटा आएगा, इस डायरेक्शन में ई साइन थीटा आएगा। जब माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स आप ब्रेक करेंगे तो इस डायरेक्शन में ई कोस थीटा आएगा और इस डायरेक्शन में ई साइन थीटा आएगा। क्लियर है? तो प्लस जेड डायरेक्शन में ई साइन थीटा और माइनस जेड डायरेक्शन में ई साइन थीटा, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो केवल और केवल प्लस एक्स डायरेक्शन में होगा। तो यहां पे आप लिख लीजिए देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर इज इक्वल्स टू 2e cos थीटा, 2e cos थीटा, साथ में आप एक्स कैप लिख देते हैं। ठीक है, ये आपने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी अभी आपने लिखा है q अपॉन जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4। कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लगेगा। बात करते हैं कोस थीटा की। जब आप कोस थीटा की बात करेंगे, कोस थीटा की जो वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस यहाँ पे d/2 है, हाइपोटेनस ये गिवन है ही सही आपके पास। दैट मीन्स d/2 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 पावर 1/2। देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड will be such that resultant electric field ER vector is equals to 2q d/2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1 है, यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 1/2 है। दैट मीन्स बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी, एक साथ कंबाइंड फॉर्म में आप जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर डी स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 3/2 लिख देंगे, डायरेक्शन एक्स कैप हो जाएगी। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स ई आर वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू डी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 पावर 3/2। कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। आइए अब बात करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम की। तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब चार्ज कंटिन्यूअसली हो सकता है लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो किसी से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है, तो पहले समझते हैं, बहुत अच्छे से आप समझेंगे, उसके बाद लिखने का कार्यक्रम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं कि एक वॉल्यूम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लिया इस प्रकार से आपको कोई ज्योमेट्री दी हुई है। ठीक है, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक मिनट, इस प्रकार से अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, एंड दैट इज जेड एक्सिस। यहाँ पे इस वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं विद चार्ज डेंसिटी रो आर प्राइम। रो आर प्राइम चार्ज डेंसिटी के साथ इस टोटल वॉल्यूम में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान है, क्योंकि मैं चार्ज डेंसिटी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आपको किसी भी पॉइंट पी पे जनरलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। जैसे यहां से आपने आर प्राइम पोजीशन पे कोई एक वॉल्यूम एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से आपने डीटो प्राइम वॉल्यूम का एक वॉल्यूम एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया। इस डीटो प्राइम वॉल्यूम में मान लेते हैं डी क्यू प्राइम चार्ज है। ओके, यहां से आपको किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कुछ इस प्रकार से इसे आप आर वेक्टर बोल देते हैं। ये आर प्राइम वेक्टर हो गया, और ये सीधा आर वेक्टर हो गया। तो पॉइंट पी पे आपको सोर्स चार्ज की वजह से फील्ड कैलकुलेट करना है। कुछ इस प्रकार से आपकी प्रॉब्लम होगी। आइए किस प्रकार से इसे सोल्व किया जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और बच्चों, इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ने के दौरान बार बार ये चीजें काम आने वाली हैं, तो बड़े ध्यान से समझेंगे। ऐसे नहीं समझेंगे कि चलो ठीक है आता है, नहीं पढ़ना है इसे, आता है फिर भी एक बार बड़े ध्यान से देखिए। ठीक है, आइए सबसे पहले लिखते हैं, लेट अस कंसीडर लेट अस कंसीडर द चार्ज is distributed in a volume. Charge is distributed in a volume with charge density charge density रो आर प्राइम वेक्टर। ये मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि चार्ज डेंसिटी को आप आर प्राइम के फंक्शन के रूप में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जिस वॉल्यूम में चार्ज बटा हुआ है, जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। किसी पोजीशन पे ज्यादा हो सकता है, किसी पोजीशन पे कम हो सकता है। तो चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कहां पे ज्यादा होगा, कहां पे कम होगा। तो चार्ज डेंसिटी आर प्राइम का फंक्शन हो भी सकते, बहुत सी बार यूनिफॉर्म भी दे दी जाती हैं, बट यहाँ पे अपन इन जनरल बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या बोल देंगे, चार्ज डेंसिटी पोजीशन का फंक्शन है। लेट अस कंसीडर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वॉल्यूम विथ चार्ज डेंसिटी रो आर प्राइम एंड let a volume element d2 prime at position r prime vector at position r prime vector, and the charge in this volume element is dq प्राइम। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, जो क्लास का मेन टारगेट है
वो एमएससी के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के एक क्लास डिजाइन की जा रही है। तो जाहिर सी बात है प्रॉपर आपको थ्योरी लिखवानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जब आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं तो वहां पे आपको प्रॉपर थ्योरी लिखनी होती है, साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअली उसको समझाना भी होता है। तो अपना जो यहाँ पे मेन वर्क है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना, उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो कुछ ना कुछ अभी जिस प्रकार से अपने न्यूमेरिकल्स लिए, इस प्रकार से आगे भी न्यूमेरिकल्स लेते रहेंगे, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, आप आराम से पढ़ते रहिए। चार्ज इन वॉल्यूम एलिमेंट इज डी क्यू प्राइम, ओके। देन तो यहाँ पे बस सबसे पहले कर्व ड्रॉ करते हैं। दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे इस प्रकार से कोई वॉल्यूम है, इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आर्बिट्रेरी शेप है, जैसी आप शेप चाहे उस प्रकार की आप शेप ले सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से वॉल्यूम एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, डीटो प्राइम एट द पोजीशन आर प्राइम वेक्टर, ओके। यहां से पॉइंट पी पे जो कि आर वेक्टर है और इसकी जो पोजीशन है ओरिजिन से, ये आपका ओरिजिन है, पॉइंट पी की जो पोजीशन है वो आर वेक्टर है, ठीक है। वी नो दैट, यहां पे लिखेंगे बेटा आप, वी नो दैट द चार्ज डी क्यू प्राइम इज इक्वल्स टू, जैसा कि मैंने डी क्यू प्राइम पहले भी कैलकुलेट करना सिखाया है, शायद अपना फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो वहां जाके पहले वो लेक्चर देखे, जिससे आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है बेटा। डी क्यू प्राइम की जो वैल्यू होगी रो आर प्राइम डीटो प्राइम, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। then the electric field then the electric field then the electric field due to this charge element, due to this charge element, जाहिर सी बात है इस चार्ज एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डी वेक्टर होगा। तो इस प्रकार से आपने लिख दिया, ठीक है। चार्ज, आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार इधर देखिए, आपने जो जनरलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था वो किस प्रकार से लिखा था, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से ही लिखा था। यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर बोल दीजिए, क्योंकि ये जो डिस्टेंस थी जिस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना था उस पॉइंट की सोर्स चार्ज से डिस्टेंस थी, जिसको आपने यहाँ पे करली आर बोला है, स्मॉल आर बोला है। अगर आपका चार्ज डी क्यू है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रखेंगे, डी क्यू प्राइम अपॉन आर स्क्वायर आर के, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। जो कॉन्सेप्ट इधर बताएं इसको मिटा देते हैं, प्राइम कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया, तो डी क्यू प्राइम इस प्रकार से आपने लिख दिया, नो प्रॉब्लम। देन देन इलेक्ट्रिक फील्ड
फील्ड 8 पॉइंट P ड्यू टू होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उस गिवन वॉल्यूम में उस टोटल चार्ज की वजह से आपको पॉइंट पी पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो आप इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, टोटल कैलकुलेट जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होता है और टोटल चार्ज आपको कैलकुलेट करना है या टोटल चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे आप किसकी वजह से, उस वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से, और फिर पूरी वॉल्यूम के लिए अगर आपको बात करनी है तो आप इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का काफी यूज है, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ने के लिए आपको इंटीग्रेशन आने चाहिए। ठीक है, मैं इंटीग्रेशन की अगर किसी को चाहिए तो फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करवा दूंगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले आपके काम आते हैं उन सब के फॉर्मूले मेंशन है इसमें, तो जिसको रिक्वायरमेंट है वो व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस प्रकार से डी वेक्टर, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा, इज इंटीग्रेट करेंगे आप तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेट करेंगे डी क्यू प्राइम अपॉन आर स्क्वायर आर केप, इस प्रकार से इंटीग्रेट करेंगे, डी क्यू प्राइम की वैल्यू पुटअप करेंगे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू प्राइम की वैल्यू रो आर प्राइम वेक्टर डीटो प्राइम अपॉन आर स्क्वायर आर के, इस प्रकार से लिख देंगे। अभी तक आपने शायद इक्वेशन नंबर नहीं दिया है, इक्वेशन 1 दिया है, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे और इसे आप इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब आइए आर को भी कुछ डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं, तो फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन आप किस प्रकार से लिख सकते हैं आइए डायग्राम में दिखाते हैं आपको। यहां से अगर आप बड़े ध्यान से देखें, आर प्राइम वेक्टर प्लस करली आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर होगा फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये बेसिक सा रूल है जो आप जानते होंगे। देन यहां पे आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर प्राइम वेक्टर सिंस प्लस आर वेक्टर, इस प्रकार से लिखा जाएगा, देन आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर। ओके, यहां पे यूनिट वेक्टर भी डिफाइन है, तो यूनिट वेक्टर किस प्रकार से लिखा जाता है आप भली भांति जानते हैं, आर केप लिखा आपने, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, तो लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में भी अपन कुछ इस प्रकार से लिखे थे, तो आप जानते हैं यहां पे लिख देंगे आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर अपॉन आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कुछ इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, ये आर केप है, तो आइए बातचीत करते हैं किस प्रकार से लिखा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, यहां पे रो आर प्राइम डीटो प्राइम एज इट इज लिखा जाएगा, यहाँ पे करली आर स्क्वायर लिखा हुआ है,
दैट मीन्स आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड आर कैप, एंड द वैल्यू ऑफ आर कैप इज दैट, ओके, आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर अपॉन आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कुछ इस प्रकार से आपने लिख दिया, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पे रो आर प्राइम डीटो प्राइम लिखेंगे आप, रो आर प्राइम डीटो प्राइम अपॉन आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर का क्यूब, साथ में लिखेंगे आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे लिमिट आपने लगाई है तो लिख दीजिए ओवर द वॉल्यूम, ओवर द वॉल्यूम वेयर charge is distributed, where charge is distributed। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। तो इसी प्रकार से आप सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए भी लिखेंगे और लाइन चार्ज डेंसिटी के लिए भी लिखेंगे। सेम प्रोसीजर रहने वाला है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस यहाँ पे आप चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे रो आर प्राइम है, जब सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो यहाँ पे सिग्मा आर प्राइम आएगी, और जब लाइन के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो लेमडा आर प्राइम आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसे नोट कर लीजिए, शायद आप साथ के साथ कर रहे होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सेकंड पॉइंट लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए चर्चा करते हैं बच्चों। अब आप जानते हैं कोई एक सरफेस लेंगे रेंडमली, उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगी सिग्मा आर प्राइम, और आप चार्ज एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, उस चार्ज एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आइए सेम प्रोसीजर है, तो दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिख लेते हैं। लेटस कंसीडर, लेटस कंसीडर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, लेटस कंसीडर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, is distributed, charge is distributed over the surface, over the surface, over the surface with surface charge density, with surface charge डेंसिटी, विद सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहां पे आप लिखेंगे सिग्मा आर प्राइम। ठीक है, तो इस प्रकार से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। देन लेट अ सरफेस, लेट अ एरिया एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट लिख सकते हैं, लेट एरिया एलिमेंट ds prime, let area element ds prime at position r prime vector, then the charge is dq prime, then the charge is
डी क्यू प्राइम, ठीक है। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हो गया। यहाँ पे कोई रैंडम इस सरफेस बना लिया आपने, इस पे सरफेस एलिमेंट डिफाइन कर दिया ds प्राइम, ठीक है। इसमें जो चार्ज होगा वो dq प्राइम होगा। यहां से इसकी पोजीशन r प्राइम वेक्टर है, ठीक है। पॉइंट p पे आपको फील्ड कैलकुलेट करना है। यहां से आपको यहां पे फील्ड कैलकुलेट करना है, r वेक्टर हो गया एंड दैट इज r वेक्टर, ओके। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं देन dq प्राइम इज इक्वल्स टू, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं सिग्मा r प्राइम ds प्राइम। इस प्रकार से dq प्राइम की वैल्यू लिख दी जाएगी। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे पहले, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमेंट की वजह से डिफाइन हो जाएगा देन फाइनली अपन उसका इंटीग्रेशन कर देंगे और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट p कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट p, then electric field 8 point p due to charge element, okay. Then de vector is equals to, then de vector is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught dq prime अपॉन r स्क्वायर r कैप। कुछ इस प्रकार से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखेंगे पॉइंट p के लिए। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p, देन इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट p, पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब बड़े आराम से इसका इंटीग्रेट कर देंगे, और जैसे ही इंटीग्रेट आप करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ड्यू टू होल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देन E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे dq प्राइम की जगह dq प्राइम की वैल्यू भी रख देते हैं, सिग्मा r प्राइम ds प्राइम अपॉन r स्क्वायर r कैप। इस प्रकार से वैल्यू लिख दी जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिख लिया बच्चों। इसे इक्वेशन नंबर में अगर आप देना चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। सेम प्रोसीजर है, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे और इसे आप इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। चूंकि अब वैल्यू बार बार तो लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे r वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर माइनस r प्राइम वेक्टर, ठीक है। r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है r वेक्टर माइनस r प्राइम वेक्टर है, जैसा कि अभी आपको प्रीवियस टॉपिक में बता दिया गया है। r कैप इज इक्वल्स टू r वेक्टर अपॉन r वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड दैट इज इक्वल्स टू r वेक्टर माइनस r प्राइम वेक्टर अपॉन magnitude of r vector minus r prime vector, okay. So the electric field E vector is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught integration
सिग्मा आर प्राइम ds प्राइम अपॉन वही सेम टू सेम यहाँ पे आर स्क्वायर इसका स्क्वायर होगा, आर कैप यहाँ लिखा जाएगा, तो यहाँ पे आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर का क्यूब आएगा, साथ में आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया इक्वेशन नंबर 4 सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब लास्ट कैलकुलेट करना है अपने को, पहले इसे लिख लीजिए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आइए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए बात करते हैं लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अब जो आपका चार्ज होगा किसी लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जहां पे आपको चार्ज डेंसिटी डिफाइन की हुई होगी लैम्डा आर प्राइम, ठीक है। और उसकी वजह से सबसे पहले वही सेम प्रोसीजर, पहले एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और उस एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे और वैल्यूज को पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं लेट अस consider the charge is distributed. Let us consider the charge is distributed. The charge is distributed with line charge density, with line charge density lambda r prime, and let the length element dl prime at position r prime vector, okay, and the charge is dq prime। क्लियर है? आइए कर्व ड्रॉ करते हैं। ये सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पे कोई इस प्रकार से लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे डीएल प्राइम थिकनेस ले लेते हैं, इसकी पोजीशन जो है आर प्राइम वेक्टर ले लेते हैं, यहाँ से पॉइंट ये पी ले लेते हैं, ये आर वेक्टर हो गई, और आर वेक्टर बराबर पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, और ये आर वेक्टर हो गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर आप लिखेंगे। इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक कैलकुलेट करते आए थे आप, तो आप सोर्स चार्ज के बारे में कोई चर्चा नहीं किए कभी भी। सोर्स चार्ज को ही आप ओरिजिन मान के सभी क्वेश्चन अब तक सोल्व करते आए हैं, बट अब अपन यहाँ पे सोर्स चार्ज की भी पोजीशन एक्सप्लेन करेंगे। पहले सोर्स चार्ज कहाँ पे रखा हो वो बताएंगे, और इसी ओरिजिन से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसी प्रोसीजर से आपको करना है, ठीक है। देन चार्ज dq prime is lambda r prime multiply with dl prime. This is your equation number 1.
Okay, then the electric field due to this charge, then electric field 8 point P, then electric field 8 point P due to this charge element. ठीक है, तो आइए लिखते हैं बच्चों, डी ई प्राइम, डी ई जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, डी क्यू प्राइम लिखेंगे, अपॉन में डी डी क्यू प्राइम से जो डिस्टेंस है पॉइंट पी की उसका स्क्वायर लिखेंगे और साथ ही साथ डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये वेक्टर लगा दीजिए भैया, डी क्यू प्राइम अपॉन आर स्क्वायर आर के, then electric field, then electric field 8 point P due to whole charge distribution, due to whole charge distribution। ठीक है, तो यहां पे इंटीग्रेट कर देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन डी क्यू प्राइम की वैल्यू लिखेंगे लेमडा आर प्राइम डीएल प्राइम, और यहाँ पे इन सब की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, बार बार आप करते आए हैं, आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर का क्यूब, और साथ में यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर, यहाँ पे ओवर द लाइन, ओवर इंटीग्रेशन लग रहा है ओवर द लाइन वेयर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वेयर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वेयर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस प्रकार से आप फाइनली एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लिख लीजिए बच्चों, तो लगभग 1 आवर की आपकी क्लास हो चुकी है। ठीक है, आइए तो न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, ये न्यूमेरिकल हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जेड डिस्टेंस अबोव द मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12, स्ट्रेट लाइन है जिसकी लेंथ आपको 12 गिवन है, दैट कैरीज यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी एज शोन इन फिगर। तो इसकी आपको लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा गिवन है, आपको पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। किस प्रकार से करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए इसे सोल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे लेंथ एलिमेंट लेंगे डी एल प्राइम, ठीक है, और इस डीएल प्राइम की वजह से आपको पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। डीएल प्राइम जो आपने थिकनेस का लेंथ एलिमेंट लिया है, इसमें जो चार्ज होगा वो डी क्यू प्राइम होगा, नो प्रॉब्लम सर। इस प्रकार से ये जो यहां से यहां तक, अब आपने तो अभी लाइन चार्ज डेंसिटी का ही क्वेश्चन किया है, तो ये आपका ओरिजिन हो गया, दैट मीन्स ये आपका आर प्राइम वेक्टर है, ये आपका आर वेक्टर है, और ये आपका आर वेक्टर है, पॉइंट पी पे आपका ये डी वेक्टर हो गया। कुछ इस प्रकार से आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लगाने से पहले यहाँ पे
हिसाब किताब कर लेते हैं कि किस प्रकार से आर वेक्टर की वैल्यू होगी, आर प्राइम वेक्टर की वैल्यू क्या होगी और करली वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में आपने सब कुछ लिखा हुआ है। इस एक्सप्रेशन के अंदर आपने सब कुछ लिखा हुआ है। लेमडा आपको गिवन है, डीएल प्राइम आप वहां से डिफाइन करेंगे, इन सब की वैल्यूज आपको डिफाइन करनी है। आइए डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन डी एल प्राइम की। तो इसे आप एक्स डायरेक्शन मान लीजिए और इसे आप जेड डायरेक्शन मान लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आइए डीएल प्राइम की बात करते हैं तो डी एक्स वैल्यू आएगी। ठीक है, आर प्राइम वेक्टर की बात करते हैं तो एक्स एक्स कैप आप इसे लिखेंगे। भाई एक्स डिस्टेंस पे आपने कोई एलिमेंट सेलेक्ट किया है तो एक्स, और इसकी जो यूनिट वेक्टर है एक्स कैप बोल सकते हैं। जनरली आई कैप जे कैप के कैप यहाँ पे नहीं बोले जाते हैं। एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स कैप ही बोलते हैं। आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे वहां पे भी आपको यूनिट वेक्टर आई केप जे केप के केप की फॉर्म में ना आके एक्स केप वाई केप जेड केप की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आइए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप दो एलिमेंट लेके भी सोल्व किया करते थे, बट आपने अब लाइन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया है तो ठीक उसी तरीके से सोल्व करेंगे। आर प्राइम एक्स एक्स केप हो गया, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू जेड जेड केप हो गया भैया। स्मॉल आर वेक्टर करली आर वेक्टर जो आप बोल रहे हैं क्या होगा, आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर, दैट मीन्स जेड जेड केप माइनस एक्स एक्स केप। कुछ इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड, the electric field due to line charge distribution, due to line charge distribution, अभी अभी पढ़ा है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों इलेक्ट्रोडायनामिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से प्रत्येक चीज को समझते हुए चले जो लिखी जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपने अभी पढ़ा है लेमडा आर प्राइम डीएल प्राइम आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर अपॉन आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर की पावर 3। कुछ इस प्रकार से आपने पढ़ा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है। आइए अपनी वैल्यू पुटअप करते हैं। then electric field is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लेमडा आर प्राइम लिखा है तो आपको यूनिफॉर्म दिया हुआ है, दैट मींस कांस्टेंट है लेमडा की वैल्यू। डीएल प्राइम की बात करते हैं तो इसकी जगह आप डीएक्स लिखेंगे। आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर की बात की जाती है तो बच्चों यहाँ पे जेड जेड केप माइनस एक्स एक्स केप आप लिखेंगे। और यहां पे आप बात कर रहे हैं आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर के क्यूब की। तो बच्चों एक बात एक चीज में और लिखवा देना चाहता हूं आपको, यहीं पे साइड में लिख लीजिएगा। अगर आप आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिफाइन करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। और यहाँ पे यही डिफाइन किया हुआ है तो पावर 3 है, और जो आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो इसकी जगह आप लिखेंगे जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और पावर 3 है तो 3/2 फाइनली बन जाएगी। आइए कुछ इस प्रकार से जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2।
लिमिट dx की आपने मिड पॉइंट को ओरिजिन माना हुआ है। लिमिट लगाते हुए बड़ी सावधानी रखिएगा बच्चों, बहुत मिस्टेक होने की संभावनाएं रहती हैं। तो ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। तो ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस एल है, इधर भी एल है, बट माइनस एक्स डायरेक्ट से माइनस एल बोलेंगे, से प्लस एल बोलेंगे। जो लिमिट आपकी होगी -L2 +L होगी। तो लिमिट अप्लाई करते हुए बड़ी सावधानी रखें, गलती ना हो। बी कॉशियस, सावधान रहना है आपको। ठीक है, आइए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। अलग अलग सेपरेट कर देते हैं इनको। तो लेमडा अपॉन 4πε0, यहां पे आपने लिखा जेड कैप dx अपॉन z² + x² की पावर 3/2 -L2 +L, यहां से माइनस लेमडा अपॉन 4πε0 -L2 +L, यहां पे x कैप dx अपॉन x² + z² की पावर 3/2। अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन सोल्व करना पड़ेगा। तो क्लास की शुरुआत में ही बता दिया था कि आपको कैलकुलस की, वेक्टर कैलकुलस की, डिफरेंशियल कैलकुलस की, इंटीग्रल कैलकुलस की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जो जो चीजें काम आती जाएगी मैं आपको बताते चलूंगा। और किसी को फॉर्मूला सीट चाहिए तो जो मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं उस पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको फॉर्मूला सीट सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सप्रेशन आ गया। अब आपको यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा कि जेड कैप को बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन इसका करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आइए इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों। इस टर्म का भी इंटीग्रेशन करना है, साथ ही साथ इस टर्म का भी इंटीग्रेशन करना है। लेट दोनों का एक साथ ही मान लेते हैं। लेट यहाँ पे किस प्रकार से मानेंगे, तो थोड़ा सा डायग्राम को याद कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे आपको डायग्राम बना देते हैं। कुछ इस प्रकार की सिचुएशन है। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये जेड है, ये एक्स है। ठीक है, तो एक्स और जेड के बीच में आपको रिलेशन डिफाइन करते हैं, मान लेते हैं इसको अल्फा है। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखें तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन जेड आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम सर। देन x बराबर जेड tan अल्फा आएगा। देन dx इज इक्वल्स टू जेड जेड, यहाँ पे लिखिए tan अल्फा की इंटीग्रेशन आपको करनी है। और tan अल्फा का जो इंटीग्रेशन होता है sec स्क्वायर अल्फा और अल्फा का करेंगे तो डी अल्फा, इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। यहाँ पे भी साथ के साथ मानते हुए चलते हैं x² + z² x² + z² इज इक्वल्स टू t²। दैट मीन्स 2x dx इज इक्वल्स टू 2t dt। कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो x dx बराबर t dt लिख दिया जाता है। ठीक है, वापस इन्हीं वैल्यूज को लिख देंगे। तो लिमिट चेंज करने की कतई आवश्यकता आपको नहीं है, और जहां आवश्यकता होगी मैं आपको खुद ही बता दूंगा। बट इंटीग्रेट करते हुए विशेष सावधानी आपको रखनी है बच्चों। 1/4πε0, ठीक है, -L2 +L इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट मीन्स -L2 +L। और यहाँ पे जेड कैप है तो ये लेमडा, जेड कैप को बाहर निकाल लिया। और यहाँ पे dx के स्थान पे क्या लिखेंगे, जेड sec² अल्फा डी अल्फा अपॉन, यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी z² tan² अल्फा, z² कॉमन लेंगे तो z³ बाहर निकलेगा। और 1 + tan² अल्फा sec² अल्फा बनेगा
और सेक स्क्वायर अल्फा की पावर 3/2, दैट मीन्स सेक क्यूब अल्फा। कुछ इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। नो प्रॉब्लम सर। आइए आगे बढ़ते हैं। माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन माइनस L2 प्लस L। यहां पे एक्स केप को बाहर निकाल लीजिए बच्चों। dx के x ds के स्थान पे आप क्या लिखेंगे? t dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के स्थान पे आप टी स्क्वायर लिख देंगे तो टी क्यूब बन जाएगा भैया। कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जेड से इस ये जेड बचेगा केवल यहाँ पे, और ये सेक एल्फा बचेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लेमडा जेड केप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 1 अपॉन सेक एल्फा तो कोस एल्फा बन जाएगा, और यहाँ पे जेड एक्स्ट्रा टर्म के रूप में आएगा तो जेड अपॉन में ला देंगे यहाँ पे 1/z। कुछ इस प्रकार से आपने लिख दिया, और यहाँ पे 1 अपॉन सेक एल्फा बचता है तो ऊपर जाएगा तो कोस अल्फा बन जाएगा, और कोस अल्फा का इंटीग्रेशन होता है साइन अल्फा, और लिमिट लगा देंगे -L2 प्लस L। कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। और इसकी बात करेंगे तो 1/t² होगा। 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t होता है, प्लस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे t की जो वैल्यू होगी 1/√x² प्लस z², और यहाँ पे जो x की लिमिट होगी -L2 प्लस L होगी। ठीक है, तो एक बार आप L² रखेंगे, एक बार -L², दोनों केसेस में वैल्यू सेम आएगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। केवल और केवल ये एक्सप्रेशन बचता है। साइन अल्फा की वैल्यू लिखेंगे तो आपको डायग्राम ध्यान आ रहा होगा। इस प्रकार से आपने डायग्राम बनाया था अभी। ठीक है, ये एंगल अल्फा था, ये जेड है, एक्स है, तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन √z² प्लस x²। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड केप, साथ में जेड है, साइन अल्फा की जो वैल्यू होगी x अपॉन √x² प्लस z² -L2 प्लस L। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे -L2 प्लस L, जब आप लिमिट लगाएंगे प्लस L तो यहाँ पे L अपॉन √L² प्लस z² आ जाएगा माइनस, और x की जब वैल्यू -L रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो लिखेंगे आप लेमडा यहाँ पे 2x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z √L² प्लस z²। दिस इज योर आंसर। x नहीं, यहाँ पे L आएगा। कुछ इस प्रकार से आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लेमडा 2L 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z² प्लस L² होगा। और यहाँ पे आप कैसे देख सकते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ z इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन ऑफ लेंथ, तब आप कैलकुलेट कर सकते हैं इफ z इज वेरी वेरी ग्रेटर L, तब क्या सिचुएशन होगी, आइए चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लेमडा 2L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जेड, यहाँ पे L² को बाहर निकालेंगे आप, तो बाहर निकाल लेते हैं L² को, तो जेड है ही सही, सॉरी z² को बाहर निकालेंगे तो z² को बाहर निकालेंगे तो जेड की फॉर्म में बाहर निकलेगा, और यहाँ पे 1 प्लस L² अपॉन z² की पावर
1/2 और L स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लेमडा 2L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर। और आना भी यही चाहिए था, आना भी क्या चाहिए था, यही चाहिए था, क्योंकि जब आप बहुत दूर से इस रोड को देखेंगे जिसकी लेंथ 12 है तो आपको ये पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देगी। और लेमडा 2L क्या है, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर, स्क्वायर है बेटा, और ये जेड केप आ जाएगा। तो इस प्रकार की सिचुएशन बन सकती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ठीक है। बाकी अपन कल पढ़ेंगे। इसमें एक सिचुएशन और हो सकती है, जब आप लेंथ को इनफाइनाइट कर दे तो उस सिचुएशन को भी आप देख सकते हैं। इफ L टेंस टू इनफाइनाइट, जब लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनफाइनाइट लेंथ के जो आपका वायर है उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो वो कुछ इस प्रकार होगा, लेमडा 12 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड। और यहां से आप L कॉमन ले लीजिए। तो जैसे आप L कॉमन लेंगे तो L बाहर निकलेगा और 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर की पावर 1/2। L से L कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1 बचेगा। कुछ इस प्रकार से आपकी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आपने पढ़े। कल अपन गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। राधे राधे।